जय हिंद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के बारे में हम एक छोटा सा लेसन पढ़ चुके हैं और उसमें अपन ने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा और उसके बाद वो निरंतरता के साथ में काम करती रही और कुछ कुछ समय पे ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी जो है अब उसका विघटन होने वाला है, कांग्रेस पार्टी का विभाजन होने वाला है और कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अंदर ये कलह चल रही थी और इस अंदरूनी कलह की वजह से कांग्रेस पार्टी जो है वो बिखर जाती है। शुरुआत में जब अंदरूनी कलह चल रही थी तो आम जनता को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया और अंदरूनी कलह जो है जब बाहर आने लगी तो तमाम लोगों को पता चलने लगा कि कांग्रेस पार्टी में अब वह एकता नहीं रही जो एक समय पे एकता हुआ करती थी। इस अंदरूनी कलह को सबसे पहले सार्वजनिक तौर पे कब पता चला कि अब कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो चुका है। कांग्रेस पार्टी जो है वो दो धड़ में बढ़ चुकी है, इसके दो गुट बन चुके हैं। एक गुट का नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी कर रही है और एक गुट का नेतृत्व सिंडिकेट कर रहा है जिसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है। अब ये वरिष्ठ नेता जो है वो किस प्रकार से इंदिरा गांधी को चुनौती दे पाते हैं और इसके साथ साथ में इंदिरा गांधी किस प्रकार से वरिष्ठ नेताओं को चुनौती दे पाते हैं। इंदिरा गांधी की ताकत, इंदिरा गांधी का वर्चस्व, इंदिरा गांधी का दबदबा सबसे पहले हमें 1969 ईस्वी का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उस चुनाव में हमें देखने को मिलता है और इसी चुनाव में हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बढ़ चुकी है, वो भी सार्वजनिक तौर पे। हम ये देखते हैं कि 1969 ईस्वी में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उस राष्ट्रपति के चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बढ़ जाती है, तो हम इसी चीज को समझने का प्रयास करते हैं। सन 1969 ईस्वी में चुनाव होते हैं। चुनाव इसलिए होते हैं क्योंकि भारत के जो राष्ट्रपति है डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हो चुका है। अब जैसे ही निधन हुआ तो भारतीय संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि आपको 6 माह के भीतर भीतर चुनाव करवाने होते हैं। आप एक छोटी सी जानकारी यहाँ पे ये रखिए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है, आप कमेंट करके बताइए कि कौन कौन इसमें भाग लेता है। मैं आपको बताता हूं, जैसे संसद है, संसद के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधानसभाओं के जितनी भी राज्यों में विधानसभा है, विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कभी कभी आपने ऐसा सुना होगा कि भारत के प्रधानमंत्री राज्यों में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए जाते हैं। वो अपनी पार्टी का दबदबा और अपना वर्चस्व तो स्थापित करना ही चाहते हैं। इसके पीछे मूल वजह यह है, वो केवल और केवल अपनी पार्टी का ही दबदबा स्थापित नहीं करना चाहते। वो ये चाहते हैं कि अगर हम जितने राज्य हैं और उनमें जितने विधानसभाओं के जब चुनाव होते हैं, अगर हम वहां पे अपनी सत्ता को स्थापित नहीं कर पाएंगे या फिर अपनी पार्टी के विधायकों को नहीं जिता पाएंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाएगी, जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उस राष्ट्रपति के चुनाव में हमें विधायकों की जरूरत पड़ती है और ये विधायक तब मिलते हैं जब आपको विधानसभा में अच्छा प्रसार करना पड़ता है और आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी पार्टी के विधायकों को जिताना पड़ता है। ये विधायक ही आगे जाके आपको राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, ये विधायक जो होते हैं वो सारे के सारे मिलकर राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं
अब राज्यसभा के टोटल सदस्यों की संख्या 245 है, लेकिन इनमें 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब ये जो 233 जो सदस्य हैं, इनका निर्वाचन करता कौन है? उन राज्यों में जो विधानसभा की सीट है ये विधायक करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप राजस्थान की बात करोगे तो राजस्थान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 10 है। अब इन 10 सदस्यों को चुनता कौन है? इन 10 सदस्यों को राजस्थान के जो 200 विधायक हैं, ये 200 विधायक मिलकर 10 सदस्यों का चुनाव करते हैं। अब यहां पे इनकी जरूरत क्या पड़ती है? आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कानून का निर्माण किया जाता है तो वो संसद के द्वारा किया जाता है। जैसे ही संसद उस कानून का निर्माण करती है तो सबसे पहले उसका प्रस्ताव जो है या तो लोकसभा में रखो या फिर राज्यसभा में रखो। जैसे लोकसभा में अगर मान लेते हैं कि रख लिया तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? उसको सबसे पहले पास कर देगी। फिर उसके बाद में राज्यसभा में नंबर आता है तो राज्यसभा में जरूरत पड़ती है सांसदों की। फिर उसके बाद में राष्ट्रपति के पास में हस्ताक्षर करवाने के लिए उस विधेयक को भेजा जाता है या फिर उस प्रस्ताव को भेजा जाता है जिसको अपन कानून में तब्दील करना चाहते हैं। तो राष्ट्रपति अगर सिग्नेचर नहीं करेंगे तो वो कानून नहीं बनेगा। राज्यसभा में अगर वो पास नहीं होगा तो कानून नहीं बनेगा। लोकसभा में अगर पास नहीं होगा तो कानून नहीं बनेगा। अब हमें यहां पे ये ध्यान रखना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है उनका जैसे ही निधन होता है तो भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया कि 6 माह के भीतर भीतर आपको चुनाव करवाने हैं। अब उस समय की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है और उस कांग्रेस पार्टी के सामने ये उत्तरदायित्व है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि अब वो राष्ट्रपति का चुनाव करवाए। अब राष्ट्रपति का चुनाव करवाए इसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या करती है मेरे साथियों? अपना उम्मीदवार तय करती है। जैसे ही वो अपना उम्मीदवार तय करती है उस उम्मीदवार को लेकर मतभेद हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी अपना अलग उम्मीदवार तय करती है और श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो अपना अलग उम्मीदवार तय करती है। यहीं से पता चल गया कि कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो चुका है। कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बढ़ चुकी है। कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों में बढ़ चुकी है। अब आगे अपन जानकारी रखते हैं। मेरे साथियों यहां पे देखो, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस समय सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी ने अपना अपना उम्मीदवार घोषित किया और ये उम्मीदवार उन्होंने घोषित किया उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे और उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार तय करती है। कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक तौर पे नीलम संजीव रेड्डी ही उम्मीदवार है राष्ट्रपति के चुनाव में। आप यहां पे ये ध्यान रखना, ये राष्ट्रपति का चुनाव सन 1969 ईस्वी में किया जा रहा है। सन 1969 ईस्वी में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है मेरे साथियों। यहां पे सन 1969 ईस्वी में अब देखो, भारत की जो प्रधानमंत्री है श्रीमती इंदिरा गांधी, कांग्रेस पार्टी ने तो अपना उम्मीदवार तय कर दिया, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो नीलम संजीव रेड्डी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। भाई नीलम संजीव रेड्डी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह सोचा कि अगर हम नीलम संजीव रेड्डी के पक्ष में चले जाते हैं और नीलम संजीव रेड्डी को हम चुनाव जिता देते हैं तो ये भारत के क्या बन जाएंगे? राष्ट्रपति बन जाएंगे। अब इंदिरा गांधी ने सोच विचार किया कि जैसे ही मैं लोकसभा में कोई विधेयक लेके आऊंगी वहां से पास करवा दूंगी, उसके बाद मैं राज्यसभा में लेके जाऊंगी वहां से भी अपना विधेयक पास हो जाएगा। उसके बाद जब अंतिम रूप से कानून बनना है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करवाने पड़ेंगे और उस हस्ताक्षर में हमें किसके पास जाना पड़ेगा? नीलम संजीव रेड्डी के पास जाना पड़ेगा। यानी नीलम संजीव रेड्डी अगर उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कानून नहीं बनेगा और उसकी वजह से हमारी जो सत्ता है उसका हम सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। यानी
इंदिरा गांधी ये चाहती है कि हमें नीलम संजीव रेड्डी को सपोर्ट नहीं करना है। इंदिरा गांधी ने किया क्या? इंदिरा गांधी ने अलग अपना दाव चला और इंदिरा गांधी अपना खुद का उम्मीदवार तय करती है और उन्होंने अपना उम्मीदवार तय किया वीवी गिरी को। अब ये वीवी गिरी है कौन? उस समय राज्यसभा के सभापति है, सभापति कह दो या फिर उपराष्ट्रपति। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उन सभापति को ही हम उपराष्ट्रपति कहते हैं। अब ये जो उपराष्ट्रपति है, इनको उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई तनख्वाह नहीं मिलती, कोई पैसा नहीं मिलता, कोई संसाधन नहीं मिलते। उपराष्ट्रपति पद जो है वो भारतीय संविधान में उसका कहीं पे वर्णन नहीं किया गया है। ये किसके लिए किया गया है? सभापति जो है, इस सभापति के लिए पैसा मिलता है, सभापति के लिए संसाधन मिलते हैं, सभापति के लिए सुविधाएं मिलती है। और ये उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है? राज्यसभा का संचालन करना। यानी 245 जो सदस्य हैं उन 245 सदस्यों को तय करना कि आप कब बोलोगे, किस समय पे बोलोगे, कितना बोलोगे। यानी पूरी की पूरी इनको डील करने का, उनको ध्यान में रखने का काम कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं, जो मुख्य तौर पे सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति है वीवी गिरी जी। तो इंदिरा गांधी वीवी गिरी जी को कहती है कि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। आप देखिए यहां पे कांग्रेस पार्टी में यहीं से फूट पैदा हो रही है। कांग्रेस पार्टी अपना आधिकारिक जो उम्मीदवार है वो नीलम संजीव रेड्डी को घोषित कर रही है, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी अपना खुद का उम्मीदवार वीवी गिरी जी को घोषित कर रही है, जो उस समय के उपराष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा के तत्कालीन सभापति है। अब इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को समझाया कि आप चिंता मत कीजिए, जब भी चुनाव हम उम्मीदवार को तय करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वो जीतेगा या नहीं जीतेगा। हार जीत होती रहती है, लेकिन हमें मैदान में उतरना पड़ेगा। वीवी गिरी जी मान जाते हैं इंदिरा गांधी की बात। अब चुनाव की बारी आती है। जैसे ही चुनाव की बारी आती है तो श्रीमती इंदिरा गांधी एक अपना दाव चलती है, एक रणनीति चलती है। और इंदिरा गांधी ने कहा कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। इसका मतलब अंतर आत्मा की आवाज सुनिए। यह बात कौन बोलती है? श्रीमती इंदिरा गांधी बोलती है। और इंदिरा गांधी कहती है तमाम उन सांसदों को जो कांग्रेस पार्टी के हैं, तमाम उन विधायकों को जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उन सभी को कहा कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर राष्ट्रपति के चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाइए। मेरे साथियों, यहां पे होता क्या है? जैसे ही मतदान होता है, मतदान में तमाम उन विधायकों ने और तमाम उन सांसदों ने श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ में समर्थन किया। और जो वीवी गिरी इंदिरा गांधी के उम्मीदवार थे, वो मेरे साथियों इस चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में वीवी गिरी को बड़ी सफलता मिलती है। आप समझिए मेरे साथियों, यानी श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगी हुई है और अपना वर्चस्व उन्होंने स्थापित कर भी दिया। और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा, उस राष्ट्रपति के चुनाव में तमाम वो सांसद और तमाम वो विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन के, अपने दिल की बात सुन के वीवी गिरी जी को विजित करें, वीवी गिरी जी को जिताएं। और हुआ भी ऐसा ही। इंदिरा गांधी के उम्मीदवार जो है श्री वीवी गिरी जी, वो चुनाव जीत जाते हैं और बड़ी खुशी इंदिरा गांधी को उस समय होती है। अब मेरे साथियों, वीवी गिरी जी इंदिरा गांधी के पक्ष में आ गए, राष्ट्रपति उनके खुद के हो गए। और अब कोई भी अगर लोकसभा से, राज्यसभा से या फिर राष्ट्रपति के अगर साइन करवाने हैं किसी भी विधेयक के ऊपर, तो वो तुरंत काम हो जाएगा। अब अपन देख लेते हैं कि वीवी गिरी जी का किस प्रकार का रिकॉर्ड रहा और वीवी गिरी जी किस प्रकार से इस चुनाव में जीत जाते हैं। देखिए मेरे साथियों, ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये है वीवी गिरी जी। इनका जन्म 1894 ईस्वी में होता है। 1894 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1980 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। 1969 ईस्वी से लेकर 1974 ईस्वी तक ये भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, कांग्रेस के ये नेता रहते हैं।
आंध्र प्रदेश के ये मजदूर नेता रहे। सिलोन श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त रह चुके हैं। केंद्र में जो श्रम मंत्री का पद होता है उनको ये मिला है। उत्तर प्रदेश, केरल, मैसूर, यहाँ के ये राज्यपाल रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति रह चुके हैं सन 1967 से 1969 ईस्वी तक। और मेरे साथियों आप आगे देखिए, फिर उसके बाद में जब जाकिर हुसैन का निधन हो जाता है तो इनको मेरे साथियों इंदिरा गांधी जी जो है वो राष्ट्रपति का उम्मीदवार तय करती है और राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा गांधी के समर्थन में ये क्या हो जाते हैं मेरे साथियों, विजय हो जाते हैं, इनको सफलता मिलती है। और इसी सफलता के बाद में इंदिरा गांधी अपना पूर्ण बहुमत के साथ में, आपको मैं बताता हूं, सन 1971 ईस्वी का चुनाव अपन देखेंगे और 1971 का जो चुनाव है वो भी अपने आप में इंदिरा गांधी के लिए बहुत ही वर्चस्वकारी रहा। और इस वर्चस्वकारी चुनाव के बाद इंदिरा गांधी कितनी बड़ी संख्या के अंतर्गत संविधान में संशोधन करती है और वो संशोधन एक ही नहीं, एक के बाद एक संशोधन होते जाते हैं। मेरे साथियों अब आगे अपन देखते हैं कि किस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो आगे का काम करती है। और इंदिरा गांधी देखिए सिंडिकेट को अपने निशाने पे लिए हुए है। सिंडिकेट एक शब्द यहां पे आपको ध्यान रखना है, सिंडिकेट। अब ये जो सिंडिकेट है, सिंडिकेट, इसमें आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता है वो सारे के सारे शामिल हैं। वरिष्ठ नेताओं का ये समूह है। अब आप यहां पे ध्यान रखो कि ये सिंडिकेट में मुख्य तौर पे अगर आपको देखने को मिलेंगे तो मोरारजी देसाई है। ये मोरारजी देसाई किस प्रकार से इंदिरा गांधी को चैलेंज करते हैं और किस प्रकार से इंदिरा गांधी के वर्चस्व को कम करने का प्रयास करते हैं। इंदिरा गांधी रुकने वाली नहीं थी, इंदिरा गांधी लगातार प्रयास करती जाती है। इंदिरा गांधी ने यहां पे देखिए मेरे साथियों अलग अलग छोटे छोटे महत्वपूर्ण काम करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले इंदिरा गांधी ने क्या करना स्टार्ट किया मेरे साथियों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी 14 बैंक थे, उन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद में जो भारत के भूतपूर्व राजा हुआ करते थे, और इन भूतपूर्व राजाओं की संख्या आपको देखनी है 565 थी, जिनको देशी रियासतों के नाम से जाना जाता था। जब इनका भारत में क्या किया गया, विलय किया गया, तो ये जो विलय है वो अपने आप में बहुत ही बड़ा रोचक कार्य है। भारत के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या करते हैं, इन राजाओं को मिलाने के लिए इनको एक वेतन भत्ता देते हैं। इनको कहते हैं कि आप अगर भारत में मिलोगे तो आपको तमाम वो सुविधाएं मिलेगी, इसके साथ साथ में आपको पैसा मिलेगा, आपको संसाधन मिलेंगे और आपको वेतन मिलेगा। तो इस वेतन को क्या कहा गया, प्रीवी पर्स कहा गया। यानी प्रीवी पर्स उन राजा महाराजाओं को दिया जाता था जो 565 थे और जिन्होंने भारत में अपना विलय किया था। अब इंदिरा गांधी क्या करती है मेरे दोस्तों, इनको जो विशेषाधिकार दिया गया है, इस विशेषाधिकार को इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जैसे ही इसको समाप्त किया तो भारत के प्रधानमंत्री जब 1977 में मोरारजी देसाई बनते हैं, इन मोरारजी देसाई ने इस चीज का विरोध किया और यह कहा कि आप इनके साथ में विश्वासघात कर रहे हैं। एक समय पे इन्हीं राजाओं ने भारत में विलय का बहुत बड़ा निर्णय लिया था और भारत को एकीकृत करने का काम किया है। आज आप इनके साथ में विश्वासघात कर रहे हैं। इस बात को लेकर मोरारजी देसाई जो है वो नाराज हो जाते हैं और इंदिरा गांधी का विरोध करने लग जाते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी रुकने वाली नहीं थी, इंदिरा गांधी लगातार काम करती है। अभी देखो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री थे और दोनों ही मुद्दों के ऊपर उन्होंने इस चीज को क्या किया, किनारा कर लिया कि भाई आप अच्छी तरह से शासन व्यवस्था नहीं चला रहे, आप तो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। मेरे साथियों इंदिरा गांधी देख लो, मैंने आपको बता दिया कि नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के तमाम वो सांसद और विधायकों को कहा कि आप अपनी मनमर्जी से किसी भी व्यक्ति को वोट डाल सकते हैं और अपनी अंतरात्मा की आप आवाज सुनिए, और जैसे ही आप यहाँ पे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनोगे तो आपको महत्वपूर्ण फायदा होगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे साथियों एक छोटी सी चीज, ये देखिए ये क्या कहते हैं, जैसे ही कांग्रेस, उस समय कांग्रेस पार्टी के ये अध्यक्ष हैं जिसका नाम है एस निजलिंगपा। ये एस निजलिंगपा क्या करते हैं मेरे साथियों, एक छोटी सी चिट्ठी लिखते हैं
एक छोटा सा वक्तव्य अपना देते हैं और इस वक्तव्य को आप खुद ही पढ़िए। देखिए एस निजलिंगपा ने क्या कहा, लोकतंत्र की त्रासदी के ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जब जन समर्थन की लहर के बूते अथवा किसी लोकतांत्रिक संगठन के बल पर सत्तासीन हुआ नेता राजनीतिक आत्ममोह है। ये एस निजलिंगपा जो है वो इंदिरा गांधी के लिए कह रहे हैं, यानी इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी की बात नहीं मानी और पार्टी की बात नहीं मानकर इंदिरा गांधी ने खुद का उम्मीदवार चुना और उसी बात को लेकर एस निजलिंगपा जो कांग्रेस पार्टी के उस समय अध्यक्ष थे, ये इंदिरा गांधी से नाराज हो जाते हैं और इंदिरा गांधी के लिए कहा कि इंदिरा गांधी राजनीतिक आत्ममोह का शिकार हो चुकी है, यानी और चरिहित चाटुकार दरबारियों की बातों में जीने लगता है। ये एस निजलिंगपा उस समय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष इंदिरा गांधी को लेकर ये बयान देते हैं। अब आगे आप देखिए मेरे साथियों, यहां पे देखिए इंदिरा गांधी को क्या किया जाता है, पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। यह सबसे बड़ी बात है। देखो इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित करते हुए एस निजलिंगपा ने उन्हें 11 नवंबर 1969 को एक चिट्ठी लिखी। उपयुक्त पंक्तियां इसी पत्र का अंश है, यानी कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती इंदिरा गांधी को अपनी ही पार्टी से निष्कासित कर दिया और ये कहा कि इंदिरा गांधी अब चरित्रहीन हो चुकी है, अपनी शासन व्यवस्था को खुद चला रही है, पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार का वो समर्थन नहीं कर रही है और इसके साथ साथ में वो आत्ममोह का शिकार हो चुकी है, यानी मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि का भाव इंदिरा गांधी में कूट कूट के भर चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष है और ये अध्यक्ष है एस निजलिंगपा, ये कह रहे हैं। और एस निजलिंगपा ने इंदिरा गांधी को मेरे साथियों कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया। निष्कासित कर दिया का मतलब निकाल दिया कि आप हमारी पार्टी में मत रहिए। और कांग्रेस पार्टी में फिर दो गुट बन गए, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, दो गुट बन जाते हैं, एक तो कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। ये दो गुट बनने के बाद में सिंडिकेट के जो नेता है एस निजलिंगपा जो है वो तो कांग्रेस ओ का नेतृत्व करते हैं, इसका मतलब होता है कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब होता है कांग्रेस रिकवजनिस्ट, इसका नेतृत्व किया श्रीमती इंदिरा गांधी ने। यानी एक तो पुरानी कांग्रेस है जिसको कांग्रेस ओ के नाम से जाना जाता है, एक कांग्रेस नई है जिसको नई कांग्रेस के नाम से अर्थात आर के नाम से जाना जाता है, रिकवजनिस्ट के नाम से जाना जाता है। अब मेरे साथियों यहां पे देख लीजिए प्रीवी पर्स की समाप्ति हो चुकी है। प्रीवी पर्स को अगर आपको समझना, एक शब्द में अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रीवी पर्स से आपका क्या तात्पर्य है, तो आपको बिना सोचे समझे, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि देशी रियासतों के राजाओं को दिया जाने वाला वेतन भत्ता प्रीवी पर्स के नाम से जाना जाता है। अब इंदिरा गांधी ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि इंदिरा गांधी को पता है कि भाई इनकी संख्या क्या है, कम है, ये संख्या में बहुत कम है, संख्या कम है और हमें ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों के वोट चाहिए और गरीब लोगों के वोट अगर हमें मिलेंगे तो हम जनता को जाकर ये समझाएंगे कि देखिए मैंने राजा महाराजाओं को जो प्रीवी पर्स दिया जाता था, जो वेतन भत्ता दिया जाता था, उस वेतन भत्ते को कम कर दिया है। मैं ये चाहती हूं कि ये जो पैसा वो गरीब लोगों को मिलना चाहिए। एक इंदिरा गांधी इमोशनल या फिर भावनात्मक स्टेटमेंट दे रही है और वो ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भावनात्मक रूप से मेरे से जुड़ सके और इसके साथ साथ में मुझे अच्छा बहुमत दिला सके। ये प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया जाता है जो राजा महाराजाओं को एक टाइम पे दिया जाता था और धीरे धीरे इसमें इंदिरा गांधी बढ़त हासिल करती जाती है मेरे साथियों। अब अपन आगे देखते हैं कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी है अपने शासन व्यवस्था को संचालित कर रही है और अपने वर्चस्व को वो मजबूत कर रही है। अब अपन आगे देखते हैं इंदिरा गांधी, ये मुकाबला हुआ ही और अब देखिए सन मेरे साथियों 1971 ईस्वी का
ये चुनाव आप देखिए, और इस चुनाव में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मजेदार बात आपको ये देखने को मिलेगी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अब इंदिरा गांधी के साथ में चल पड़ी है, अब इंदिरा गांधी का नेतृत्व कर रही है। और किस प्रकार से इंदिरा गांधी किस प्रकार से अपना वर्चस्व स्थापित कर पाती है। देखो, कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी सरकार अल्पमत में आ गई। अब देखिए आप मेरे साथियों, 1971 का चुनाव कैसे होने वाला है, आप सोच के देखो, क्यों सोच के देखिए। 1952 ईस्वी में पहला चुनाव हुआ, तो 5 साल जब आप इसमें जोड़ दोगे तो 1957 ईस्वी में होगा। मेरे साथियों, अगला दूसरा चुनाव जो है वो 1957 ईस्वी में होना है, हो गया। 1962 में तीसरा चुनाव हो गया, 1967 ईस्वी में चौथा चुनाव हो गया, अब 1972 ईस्वी में पांचवा चुनाव होना है। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी तो क्या कर रही है, 1971 में ही चुनाव करवा रही है। मेरे साथियों, 1971 ईस्वी में चुनाव क्यों करवा रही है, क्योंकि अब 2 गुट बन चुके हैं, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। अब कांग्रेस आर जो वो इंदिरा गांधी के साथ में है, लेकिन जो कांग्रेस ओ के विधायक थे, जो वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने सरकार को गिरा दी और अल्पमत में आ गई। अब क्या किया कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री के पास में पावर होता है कि वो राष्ट्रपति को सूचित करे और राष्ट्रपति को कहकर लोकसभा को भंग करवा दे। यानी लोकसभा को भंग ही करवा दिया इंदिरा गांधी ने, और ये कहा कि हम नए सिरे से क्या करना चाहते, चुनाव करना चाहते हैं। ये बात बोलती कौन है, श्रीमती इंदिरा गांधी बोलती है। अब मेरे साथियों यहां पे देखिए इंदिरा गांधी किस प्रकार से चुनाव करवाती है, लोकसभा को भंग कर दिया। और इंदिरा गांधी है क्या करती है, देखिए मेरे साथियों, लोकसभा को भंग करवा कर देखो 1970 ईस्वी में दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। और देखिए 5वें जो आम चुनाव है वो कब होते हैं, 1971, और महीना कौन सा है, फरवरी का महीना है। मेरे साथियों यहां पे अपन को ध्यान रखना है, फरवरी के महीने में चुनाव होने हैं, और साल कौन सा है, 1971 ईस्वी का। अब कांग्रेस का मुकाबला किसी दूसरी पार्टी से नहीं, अपनी ही पार्टी से चल रहा है। अब यहां पे देखिए चुनावी जो मुकाबला है वो कांग्रेस आर के साथ में और कांग्रेस ओ के साथ में। कांग्रेस आर आप हमेशा ध्यान रखना इंदिरा गांधी है, और इसके साथ में कांग्रेस ओ जो है वो वरिष्ठ नेता है सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के। इसमें मुख्य रूप से मोरारजी देसाई भी है। अब मेरे साथियों यहां पे आपको देखना है, और इसी टाइम पे एक 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध भी हुआ, और उस युद्ध में इंदिरा गांधी जीत भी जाती है। अब यहां पे अपन को थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना है, और इंदिरा गांधी किस प्रकार से काम करती है। इंदिरा गांधी ने यहां पे एक नारा दिया, और इस नारे को आप देखिए मेरे साथियों, गरीबी हटाओ का नारा दिया। इंदिरा गांधी तो नारा दे रही है गरीबी हटाओ का, और कांग्रेस पार्टी के जो ओ वाले जो नेता हैं वो नारा दे रहे हैं किस चीज का, इंदिरा हटाओ का। इंदिरा गांधी मेन पॉइंट पे काम कर रही है। इंदिरा गांधी चाहती है कि भाई बैंकों का राष्ट्रीयकरण मैंने करवा दिया, चुनाव में इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। प्रीवी पर्स राजा महाराजाओं को मैंने जो वेतन दिया जा रहा था उसको खत्म कर दिया, तो गरीबों का वोट बैंक उसको मिलने लगा। फिर तीसरा उसने दाव चला, गरीबी हटाओ का नारा दिया कि मैं गरीबी को हटा के जड़ से खत्म कर दूंगी, आप मुझे वोट दीजिए। और इंदिरा गांधी ने यह कहा कि मैं काम करना चाहती हूं, लेकिन मेरी ही पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जो मुझे काम करने नहीं देते, इसलिए आपसे निवेदन है, मतदाताओं को कह रही है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट दें ताकि मैं सत्ता में आ सकूं और आपके सपनों को पूरा कर सकूं। यानी कांग्रेस पार्टी को फिर से पुनर्स्थापित करने का इंदिरा गांधी क्या कर रही है, काम कर रही है। इंदिरा गांधी अपना एक एजेंडा लेके जाती है, और एजेंडा जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही था। अब यहां पे देखिए मेरे साथियों, यानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जो है वो किस प्रकार से इसके साथ में आ जाती है, और इसके साथ साथ में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आ गई, भारतीय जनसंघ आ गया, बीजेएस स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांतिकारी दल, बीकेएस चुनाव में एक छतरी के नीचे आ गए, और इन्होंने एक ग्रैंड अलायंस बना लिया। और ये ग्रैंड अलायंस जो है, देखो यहां से अपन थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, कांग्रेस ओ के नियंत्रण में है। कांग्रेस पार्टी की असली सांगठनिक ताकत जो है वो कांग्रेस पार्टी के नियंत्रण में है।
यानी कांग्रेस पार्टी कौन सी? ओ वाली। इंदिरा गांधी अकेली है बेचारी, है कि नहीं है? लेकिन इससे इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और कठिन हो गई, क्योंकि ये सारे के सारे इसके साथ में एक चुनावी गठबंधन बना लिया। गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया और इसको क्या कहा गया? ग्रैंड अलायंस। मेरे साथियों, इंदिरा गांधी के साथ साथ में कांग्रेस ओ तो गड़बड़ कर ही रही है, इसके साथ साथ में ग्रैंड अलायंस है वो भी गड़बड़ कर रहा है, यानी सारे छोटे मोटे। और ये आप ये देखिए, यहां पे ये भारतीय जनसंघ है। इसी भारतीय जनसंघ को वर्तमान समय में भाजपा के नाम से जाना जाता है, बीजेपी के नाम से जाना जाता है। ये भी एक टाइम पे, भारतीय जनसंघ भी एक टाइम पे कांग्रेस पार्टी को पराजित करने के लिए छोटे छोटे राजनीतिक दलों के साथ में आ जाता है। जिस प्रकार से वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए कांग्रेस जो है वो छोटे छोटे राजनीतिक दलों के साथ में अपना गठजोड़ कर रहा है, गठबंधन बना रहा है कि कैसे ना कैसे करके हम सारे मिलकर किसको हराएं? भारतीय जनता पार्टी को हराएं। एक समय पे कांग्रेस पार्टी को पराजित करने के लिए भारतीय जनसंघ हो, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हो, भारतीय क्रांतिकारी दल हो, तमाम सारे के सारे कांग्रेस पार्टी को पराजित करने के लिए एक छतरी के नीचे आ जाते हैं। और इनका एक ही मानना था कि हम क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी को पराजित करके रहेंगे। इसके अंदर ही तो कांग्रेस पार्टी में तो चल ही रहा है। और इंदिरा गांधी ने एक से बढ़कर एक काम किया और वो अपने काम को गिना रही थी। वो कह रही थी, देखिए गरीबी को हटाएंगे। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक यानी सरकारी काम ज्यादा से ज्यादा करवाएंगे, ग्रामीण भूस्वामित्व को बहुत अच्छा करेंगे, शहरों में चुनाव अभियान पे उसने जोर दिया। गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी ने वंचित तबकों को साथ देने का प्रयास किया। जिनके पास में भूमि नहीं थी उनको, दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों, महिलाओं को, बेरोजगारों को, नौजवानों को, और इससे जुड़ने के लिए सभी लोगों ने इंदिरा गांधी को कहा कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं। और इंदिरा गांधी राजनीतिक रणनीति जान रही थी कि अगर हम ऐसा काम करेंगे तो हमें बहुत बड़ी क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। ये इंदिरा गांधी का मानना है मेरे साथियों। अब अपन आगे देखते हैं कि किस प्रकार से इंदिरा गांधी जो है वो 1971 के ईस्वी के चुनाव में जीतने का काम करती है। ये देखिए मेरे साथियों, इंदिरा गांधी किस प्रकार से अपना पूर्ण बहुमत साबित कर पाती है। देखो थोड़ा सा अपन इसको पढ़ते हैं परिणाम, और उसके बाद इंदिरा गांधी की ताकत देखिए मेरे साथियों। 1971 के लोकसभा चुनावों का इतना चुनाव का नतीजा निकला वो नाटकीय था। देखो कांग्रेस आर, अब यहां पे ध्यान रखना, कांग्रेस आर जो है वो इंदिरा गांधी की पार्टी है, यानी इंदिरा गांधी की पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाता है। और सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिली उतनी कांग्रेस पिछले 4 आम चुनाव में भी हासिल नहीं कर पाई। यानी कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी को मेरे साथियों लोकसभा की 375 सीट मिली और इसने कुल 48.4% वोट प्राप्त किया मेरे साथियों। ये बहुत बड़ी बात अपने आप में। इंदिरा गांधी को 375 सीट मिल जाती है और 48.4% इन्होंने वोट प्राप्त किया। अकेले इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को, अकेली कांग्रेस इंदिरा गांधी वाली जो कांग्रेस है उसको 352 सीट मिलती है मेरे साथियों। और आपको यहां पे ध्यान रखना है, ये जो 375 वाली जो सीट है वो ये सीपीआई एक पार्टी है गठबंधन के रूप में, इन्होंने 375 हासिल की, इंदिरा गांधी ने अकेले ने 352 सीट हासिल की। और मेरे साथियों यहां पे आप देखिए, और 44% वोट इंदिरा गांधी को मिले। अब आप देखिए कांग्रेस ओ को उन्होंने उजाड़ कर रख दिया मेरे साथियों। इंदिरा गांधी ने ये दाव चला, उनको मात्र 44% उजाड़ कर रख दिया। बड़े बड़े महारथी थे, सबको चुनाव में हरा दिया। और कांग्रेस ओ को मात्र कितनी सीट मिलती है? 16 सीट मिल पाती है। और जो ग्रैंड अलायंस था जिसमें भारतीय जनसंघ, ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जितने छोटे मोटे जो दल हुआ करते थे उन